साथियों, द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु, जो कि वहां पर हिंदी भाषा का हमेशा विरोध किया गया, या तीन भाषा सूत्र जो है देश में उत्तर भारत में जो लागू है, वह तीन भाषा सूत्रों का तमिलनाडु में हमेशा विरोध किया गया है। हम सबको पता है कि 1937 से 1940 तक तमिलनाडु में एक आंदोलन चला जो कि त्रिभाषा सूत्र पर आधारित था। 1937 में वहां पर कांग्रेस ने मद्रास प्रांत के अंदर सत्ता प्राप्त की और सी राजागोपालाचारी वहां के चीफ मिनिस्टर बने, और उन्हीं के नेतृत्व में तीन भाषा सूत्रों का अमल किया गया और हिंदी भी तमिलनाडु के स्कूलों में पढ़ाई जाए, इस बात पर जोर दिया गया। लेकिन ब्राह्मणेतर जो समाज था, जो ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ, और उसने हिंदी का जमकर विरोध किया कि तमिलनाडु के किसी भी स्कूल में या तमिलनाडु में हिंदी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें जस्टिस पार्टी भी शामिल हुई, बाद में वो द्रविड़ कजगम बन गई। तो इन्होंने 3 साल तक लगभग 30 महीने हिंदी भाषा को विरोध किया। इस दरमियान 2 आंदोलक की मौत भी हुई और लगभग 1150 से ज्यादा आंदोलकों को उनको अटक भी हुई, उनको हिरासत में लिया गया। ये आंदोलन दक्षिण भारत का आज भी इतिहास में इस तरह मौजूद है कि हिंदी भाषा या तीन भाषा सूत्र का वहां पर जी जान से विरोध किया जाता है। हाल ही में अभी जो केंद्र सरकार ने जारी किया है कि नई शैक्षणिक नीति के तहत तमिलनाडु में जो नया शैक्षणिक धोरण है, वह नीति है, इसके तहत तमिलनाडु में हिंदी भाषा को भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ही उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया और स्टालिन ने खुद प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा। तो उसमें जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि राज्य का जो हिस्सा है 2160 करोड़ रुपए जो है, जो उनके हक है, वो देने के लिए यदि नई शिक्षा नीति और तीन भाषा सूत्र का अगर आग्रह किया जाता है तो इसको तमिलनाडु में जमकर विरोध किया जाएगा। हालांकि भाषावार प्रांत रचना जो रही, जो एक जमाने में कांग्रेस की ही देन रही, लेकिन ब्रिटिश जमाने में इसको कुछ हद तक अमल में लाया गया था। लेकिन वह भाषावार प्रांत रचना नहीं कही जाएगी, उन्होंने एक विभागवार प्रांत रचना की थी। बाद में इसको कांग्रेस ने भाषावार प्रांत रचना बना करने का आग्रह भी किया। जो खुद महात्मा गांधी इसके खिलाफ भी थे, वो भी बाद में इसके समर्थक बने। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषावार प्रांत रचना को शुरू में तो उन्होंने इसको अस्वीकार किया था, लेकिन जब दार कमीशन आया और उसी के पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भाषावार प्रांत रचना का स्वीकार कर लिया था। और इसी भाषावार प्रांत रचना के तहत जो दार कमीशन था, उसने महाराष्ट्र के संदर्भ में, संयुक्त महाराष्ट्र के संदर्भ में कुछ बातें लिखी थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि महाराष्ट्र और मुंबई एक जान है। मुंबई में जो पानी आता है, जो सप्लाई होता है, वह महाराष्ट्र से जाता है और महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी मुंबई में बसते हैं और पूरा मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक नीति को निर्धारित भी करता है, उसकी जान भी है। लेकिन जब ये नेहरू को सबमिट किया दार कमीशन, तब उन्होंने इसके खिलाफ बात रखी और महाराष्ट्र का मुंबई पर कोई अधिकार नहीं, इस तरह की बात भी की। तो तब भी मुंबई में जो संयुक्त महाराष्ट्र के रूप में जो आंदोलन हुआ, 1 मई 1960 को जो महाराष्ट्र स्वतंत्र हुआ, उसे मुंबई प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बदले में लगभग 105 जवान शहीद हुए मुंबई के अंदर। तो इतिहास है। वैसे तमिलनाडु का भी ये भाषा के अंदर एक इतिहास है। हालांकि देश जब बनता है तो देश की कोई एक भाषा निश्चित तौर पे हो, यह माना जाता है। तो हिंदी ये राष्ट्रभाषा है या नहीं, यह विवाद का मुद्दा जरूर है। लेकिन किसी भी देश की एक संपर्क भाषा हो, एक प्रमाण भाषा हो, उसके तहत पूरे देश भर में एक व्यवहार हो, इस तरह की सोच, इसको विरोध नहीं किया जा सकता या इससे
हम ज्यादा भिन्नता नहीं रख पाएंगे, लेकिन तमिलनाडु के अंदर अगर इस तरह की स्थिति है, अगर वो चाहते हैं कि हम किसी भी आधार पर 3 भाषा सूत्र का अमल नहीं करेंगे, और ये चल भी रहा है स्वतंत्रता के बाद 75 साल तक उन्होंने ये बात चलाई भी है। तो अभी अगर हम इतिहास के आंदोलन को अगर देख लेते हैं, तो इतिहास के आंदोलन को देखने के बाद उससे हम कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के इस आंदोलन को अगर हम गौर से देखें तो जिस तरह से उन्होंने 3 भाषा सूत्र को विरोध किया है, तो क्यों हम उनको एक बार फिर उस बात को, उस आग्रह को थोपना चाहते हैं, जबकि अब भी विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच जो तनाव है वो बढ़ाने की स्थिति न शासन को करनी चाहिए, ना किसी विचारवंतों या किसी राजनेताओं को करनी चाहिए, ना किसी चिंतकों को करनी चाहिए। 75 साल से संविधान के तहत ही ये बात चल रही है। जो स्थिति है उसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं भारत के 2 दक्षिण और उत्तर भारत के बीच मनमुटाव पैदा कर सकता है। हालांकि इसके पीछे जो मंशा जो है सरकार की, वो इस तरह से मानी जाती है कि सरकार हिंदी भाषा का आग्रह कर या उसे थोप कर तमिलनाडु में जिस तरह से विरोध इस भाषा के विरोध में किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। और राजनीतिक मुद्दे के तहत अगर हम देखें तो तमिलनाडु में जो पार्टी सत्ता में है स्टालिन की, डीएमके, तो उसके साथ कांग्रेस के साथ अन्य घटक दल भी है जो इंडिया आघाड़ी का एक घटक दल है। तो इनको भी उनका अगर समर्थन वो अगर करते हैं तो इनके ऊपर भी एक इल्जाम लगाया जाएगा कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल या इंडिया आघाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं देश में एक हिंसक आंदोलन बनाना चाहती है, उसका समर्थन करना चाहती है। तो ये राजनीतिक हथकंडे को आगे लाने के लिए क्या कहीं ना कहीं ये शासन की मंशा है, इस पर एक तरह से शंका जताई जा रही है। हालांकि इस तरह से आग्रह दक्षिण भारत ने आज तक वो अपने ऊपर थोपने नहीं दिया है, और उनका कहना यह है कि हिंदी भाषा के माध्यम से हमारे ऊपर संस्कृत थोपना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा की संस्कृति लादने के लिए ही इस भाषा का आग्रह किया जा रहा है। इस तरह से बात तमिलनाडु के अंदर कही जा रही है, रखी जा रही है। हालांकि भाषावार प्रांत रचना के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि एक भाषा के अनेक राज्य हो सकते हैं, केवल एक ही भाषा का एक राज्य हो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक भाषा का अनेक राज्य भी हो सकते हैं। और इसी तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के अंदर भी 4 मराठी भाषिक राज्य की उन्होंने बात भी रखी थी। तमिलनाडु का जो भाषा विरोध रहा है 3 भाषा सूत्रों का, वो दक्षिण भारत में आमतौर पे रहा है, और आमतौर पे भाषा के तौर पे ही हम अगर हम देख लेते हैं तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र और अब तेलंगाना, इन चारों राज्यों का हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन रहता है उसमें सबसे ज्यादा तीव्रतर आंदोलन तमिलनाडु में होता है। तो इतिहास की यह धरोहर को अगर हम देखें, भाषावार प्रांत रचना को अगर हम देखें, तो भाषा ये साहित्य का निर्माण करता है, संस्कृति का भी निर्माण करता है। किसी भी राज्य के अंदर जो प्रमाण भाषा होती है वो तमाम जो बोली भाषाएं होती है उनको या उनकी संस्कृति को नष्ट कर देती है। यदि हम 2001 का सेंसस देखें, जनगणना देखें, तो 2001 की जनगणना में 1600 से अधिक भाषाएं भारत में मातृभाषा के रूप में या मायबोली के रूप में बोली जाती है, और 122 भाषाएं भारत में ऐसी है जो भाषा अधिकतम लोगों में बोली जाती है, मिनिमम 10,000 लोगों में तो वो बोली ही जाती है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो वो बोली भाषा जो होती है उनका साहित्य पनप नहीं रहा है। यदि महाराष्ट्र में भी अभी हम देख लेते हैं, कोकण प्रांत की एक अपनी भाषा है, उसका एक अपना लहजा है। उत्तर महाराष्ट्र की खानदेशी अहिरानी, उसका एक अपना लहजा है। पश्चिम महाराष्ट्र का अपना लहजा है, मराठवाड़ा का अपना लहजा है। लेकिन फिर भी साहित्य, अगर कोई प्रमाण भाषा जो पुणे में कही जाती है उसमें अगर आता है तो यह समृद्ध भाषा जो होती है
लोक भाषा, ये समृद्ध लोक भाषा का साहित्य और संस्कृति पनप नहीं पाता और इसी आधार पर बहुजनों की जो भाषा है उसको आधार नहीं मिल पाता, वो मुख्य प्रवाह का साधन नहीं बनता और कहीं ना कहीं वो इस प्रवाह में आके प्रमाण भाषा के चपेट में आकर वो कहीं ना कहीं ये सभी लोक भाषा लुप्त होती जा रही है या नष्ट होती जा रही है। शहरों में जो बसते हैं उनको भी अब ऐसा लगता है कि प्रमाण भाषा में ही हमारा व्यवहार हो तो हमें एक प्रतिष्ठा मिलेगी, ताकि बोली भाषा जो है, लोक भाषा जो है, जो प्रांतिक भाषा जो है, उसको प्रतिष्ठा प्रमाण भाषा वाले लोग देना नहीं चाहते हैं और इसके ही तहत कहीं ना कहीं वो संस्कृति की चपेट जो है वो भाषा के नाम पर बहुजनों की संस्कृति को कहीं ना कहीं ध्वस्त कर रही है। ऐसा डर तमिलनाडु के हिंदी विरोध के पीछे भी छुपा हुआ है जो कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से भाषा का जो विवाद है, भाषावार प्रांत रचना से लेकर अब तक जो भी रहा हो, और तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में हिंदी का या 3 भाषा सूत्र का जिस तरह से विरोध किया जाता है, उसको अगर देखें तो इसका आग्रह करना कितना उचित हो सकता है, इस पर आप भी सोचें और आपके विचारों से हमें भी अवगत करें। और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।